हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और यहाँ पे हमें एक नाम याद रखना है। ये है आपका विक्रम 32। विक्रम 32 इसे ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है? विक्रम 3201 कहा जा रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली बच्चे आपका क्या है? अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि विक्रम 32 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, कितनी इसकी कैपेसिटी? तो 32 बिट का जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेक इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। ठीक है, इसीलिए आपका चर्चाओं में आया है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। ठीक है, तो किसने इसे डिजाइन किया है, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे याद रखना बच्चे कि है क्या, इसकी कैपेसिटी भी याद रखना। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और इसका नाम है विक्रम 32। ठीक है, विक्रम 32 नाम है। इसे बनाया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने और चंडीगढ़ में एक सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है SCL, उनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड है। आपको एक टूर्नामेंट याद रखना है। 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होने वाला है और ये हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। मेजबानी की घोषणा अभी पेरिस में जो आपका चैंपियनशिप हुआ था, पेरिस में जो आपके सेरेमनी हुई थी, उसके बाद में घोषणा की गई कि इसकी जो इसका आयोजन है ये जो है आपका भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम ये भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2009 में, 2009 में हुआ था। अब जो है आपका 2026 में होने वाला है। उसके बाद पूछा जाएगा कि किसके द्वारा आयोजन किया जाएगा, तो इसका संचालन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल यानी कि 2026 में भारत के द्वारा होस्ट की जाएगी। भारत के कौन से शहर में इसका आयोजन होगा? ये होगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। अगली न्यूज है बच्चे एपीडा से रिलेटेड। अब एपीडा है कौन, पहले ये जानते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये ऑथोरिटी है बच्चे। प्राधिकरण का मतलब होता है आपका ऑथोरिटी, मतलब कि किसी एक चीज की ऑथोरिटी इसको दी गई है ना। तो ये जो ऑथोरिटी है ये क्या काम करती है? जितने भी बच्चे हमारे खाद्य उत्पाद होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, उनको निर्यात यानी कि बेचने का काम को जो है आपका ये रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इस ऑथोरिटी को याद रखना, एपिडा कहा जाता है। एपिडा कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? तो यह है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, एपिडा इस ऑथोरिटी के बारे में याद रखना बच्चे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी। ठीक है, तो इसका जो काम है ये बेसिकली एक्सपोर्ट, जो हमारे इंडिया में जो इस तरीके के एग्रीकल्चरल या फिर प्रोसेस्ड फूड जो बनाया जाता है उसको कौन सी कंट्री को बेचना है, ठीक है, कैसे उसे बेचना है, इस चीज को मैनेज करने के लिए, इस चीज के लिए ऑथोराइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसे एपीडा कहते हैं। तो ये जो एपीडा है ये हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। इन्होंने हाल ही में अपना एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इनिशिएटिव का नाम है भारती। अब जैसे इनके अपने नाम की एक लंबी सी फुल फॉर्म है, वैसे इनके इनिशिएटिव की एक लंबी सी फुल फॉर्म है। ठीक है, भारती जो है बच्चे ये सिर्फ इतना छोटा सा नाम नहीं है। भारती का अगर आप लोग देखेंगे तो भारती का होता है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इन्वेलमेंट। ठीक है, ये जो है इसका पूरा नाम है। अब आपके क्या पूरा नाम याद रखना है? नहीं, हमें पूरा नाम याद नहीं रखना है। आपको बस इतना याद रखना है बच्चे कि ये जो भारती है ये आपका एग्रीटेक, ठीक है, ये आपका एग्रीटेक से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है आपका एक इनिशिएटिव है। अब ये इनिशिएटिव लॉन्च तो कर दिया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या किया जाएगा इस इनिशिएटिव में? तो इस इनिशिएटिव के पीछे, लॉन्च करने के पीछे जो आपका एपीडा है इसका एक मकसद है। मकसद क्या है? इन्होंने एक उद्देश्य बनाया हुआ है बच्चे। उद्देश्य यह बनाया हुआ है कि 2030 तक जितने भी हमारे कृषि उत्पाद हैं उनके निर्यात में $50 बिलियन प्राप्त करना है। ठीक है, क्या करना है? जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर प्रोसेस्ड फूड का जो प्रोडक्ट है उनको बेच बेच करके 2030 तक हमने जो है इतना पैसा कमाना है। कितना? $50 बिलियन। ठीक है, याद रखेंगे 2030 तक ये इनका इनिशिएटिव है। और इस नहीं, ये इनका एम है, ये तो इनका एम है, ये इनका एम है, उद्देश्य। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव का नाम है भारती।
ठीक है, तो भारतीय कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको पूछा जाएगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री तो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है वो है आपका एपीडा। ठीक है, अगली न्यूज बचे आपकी, एक ऐप है, एक पोर्टल है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम है कपास किसान ऐप। ठीक है, अभी 2 सितंबर 2025 को हमारे जो केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? एम है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के तहत किसानों से कपास की खरीद को आसान बनाना। इस एप्लीकेशन से किसान को कपास बेचने की पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो कपास को बेचने के लिए एमएसपी पे किसान इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। जो खरीद रहा है यानी कि गवर्नमेंट, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो किसानों के लिए, कपास के लिए बेसिकली याद रखना बच्चे, नाम तो आपको साफ दिख रहा है कि किसान कपास है ना, तो किसान कपास से ही रिलेटेड है एप्लीकेशन। ये तो पूछा नहीं जाएगा किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्टर या कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका हमारे जो वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कपास को अगर कोई किसान बेचना चाह रहा है एमएसपी पे, तो आसानी से जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसे बेच सकता है। उसके लिए वो आपका इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा। अभी तो बच्चे आप लोग देखिए मार्केट में कितने सारे एप्लीकेशन हो गए हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, गवर्नमेंट भी जो है आपका हर चीज के लिए एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है ना। तो वो बेसिकली क्या है कि जो काम वैसे होता था फिजिकली पहले, अब उसे डिजिटल किया जा रहा है। तो जब डिजिटल किया जा रहा है तो सेपरेट चीजें बनानी होंगी ना, जैसे पहले काम करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट के, उसी तरीके से सेपरेट एप्लीकेशन जो है आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका किसान कपास ऐप। अच्छा, अगला जो है आपका एक रिपोर्ट है, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। नीति आयोग सभी लोग जानते हैं, नीति आयोग के पहले भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया गया, और इसके अकॉर्डिंग दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तैयारी और नवाचार इनोवेशन, इसमें शीर्ष 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनकर के उभरे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे, आपको पूछा जाएगा कि जो IEMI है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा इसे रिलीज किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट है जो कि इस फील्ड में सुपर है? ठीक है, तो इसमें आपका दिल्ली है, महाराष्ट्र है, चंडीगढ़ है। अब इसमें देखना बच्चे, क्वेश्चन किस तरीके से वो आपके लिए टफ बनाता है। आपको पूछा जाएगा कौन सा यूनियन टेरिटरी आपका पहले नंबर पे है, तो दिल्ली है, ऑब्वियस सी बात है, वो यूटी में भी और स्टेट में भी सभी के कंपेरिजन में आपका पहले नंबर पे है। फिर पूछा जाएगा स्टेट में कौन सा पहले नंबर पे है, तो स्टेट में आपका महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक है, महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पे है, याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेडीनेस एंड इनोवेशन के मामले में। ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे है। अब इसी रिपोर्ट में कुछ और भी हमें बताया गया है। अब जब कुछ और बता है तो उसमें से भी कुछ याद करने की चीजें हैं। क्या क्या याद करने की चीजें हैं? आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिनमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा 3,564 बसें चल रही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 3,296 बसें चल रही हैं, कर्नाटका में 2,236 बसें चल रही हैं, और यूपी में 850 बसें चल रही हैं। ठीक है, बसें मतलब ई बस जो है ना, ई बस। वैसे तो बसें बहुत जगह बहुत सारी चल रही होंगी, लेकिन ये ई बस की बात हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में आपको पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वही दिल्ली है। ठीक है, महाराष्ट्र है। अब बच्चे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऑलरेडी जो है आपके डेवलप्ड ही जगह है। दूसरा जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज है यहाँ पे, है ना, इसीलिए जो है इसका डेवलपमेंट जो है ऐसी जगहों पे ज्यादा हो रहा है। और इलेक्ट्रिक जो आपकी ये कार है, इलेक्ट्रिक बस है, आपको पता है कि इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा जहाँ पे पहले चार्जिंग स्टेशन लगे वहीं पे जो है आपकी ई बसेस लगी, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा दिल्ली पहले नंबर पे है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और हाँ, रिपोर्ट किसने जारी की है ये भी याद रखना पड़ेगा, तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। अच्छा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोक्यो गए थे, हमने कल ही न्यूज पढ़ी थी। ठीक है, अब टोक्यो यात्रा के दौरान एक और चीज हुआ है। क्या हुआ है? भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 5 जब लॉन्च किया जाएगा तो चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लुपिक्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर सहयोग के लिए क्रियान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, साइंस एंड टेक पे गलत आ गया ये आपका एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है,
अब क्या हुआ है ना बच्चे, साइंस और टेक में तो तब जाएगा जब टेक्नोलॉजी बन जाएगी। अभी तो चंद्रयान 5 की बात हो रही है, ठीक है। चंद्रयान 5, इसका दूसरा नाम है लुपिक्स, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है आपका लुपिक्स नाम से भी इसे जाना जाता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, इसके मामले में दो देशों के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू पे साइन किए गए हैं। तो कौन से दो देश हैं, इसमें आपका हमारा इंडिया है और दूसरा जो है आपका जापान है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही देशों के जो आपके हेड ऑफ द नेशंस हैं, उन्होंने जो है आपका यहाँ पे सिग्नेचर किए और ये जो है आपका समझौता हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो बच्चे यह मिशन जो है जाक्सा, जाक्सा जानते हैं ना, जैसे हमारा इसरो है, स्पेस जो हमारी एजेंसी है वो इसरो है, उसी तरीके से जापान की जाक्सा है। तो यह मिशन जाक्सा के द्वारा S3-24L प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें इसरो के द्वारा विकसित चंद्र लैंडर यानी कि लूनर लैंडर और जापान में निर्मित चंद्र रोवर यानी कि लूनर रोवर होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव मून का जो साउथ पोल है उसके स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र जो परमानेंटली शेडोड रीजन है उसमें पानी सहित चंद्रमा के वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करना है, ठीक है। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं चांद के जो कि शेडोड हैं, ठीक है, जहां पे कोई नहीं गया है अभी तक, वहां पे हम जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि पानी है या नहीं है, या फिर कौन से वहां पे और भी गैसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों का पता लगाने के लिए ये जो लुपेक्स है, या फिर कह सकते हैं इसे कि हम, ये आपका क्या है, ये आपका है चंद्रयान 5, ठीक है। तो चंद्रयान 5 भारत के लिए है, ये जापान के लिए लुपेक्स है, ठीक है। तो इसमें आपका बच्चे दोनों कंबाइन होकर के काम करेंगे, ठीक है। इसे लॉन्च किया जाएगा जाक्सा के द्वारा। इसका जो आपका लैंडर है, लैंडर हम बनाएंगे और जो जापान है वो इसका रोवर बनाएगा ना, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे और उसके बाद में जो है आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा ना। अब जब भी होगा न्यूज तो हम पढ़ ही रहे हैं, तब इसे पढ़ लेंगे ना। अगला है अब आपका, ये साइंस एंड टेक का है, ये है आपको बच्चे प्रत्युष। आपको पूछा जाएगा प्रत्युष कौन है, प्रत्युष कौन है, कौन है प्रत्युष। प्रत्युष बच्चे आपका एक क्रेडिट कार्ड के आकार का बहुत छोटा कंप्यूटर है, क्रेडिट कार्ड के आकार, अच्छा ये भी बड़ा हो गया। तो ये मुझे इसकी फोटो नहीं मिली, मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा इसे, ठीक है, कहीं भी किसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है नहीं है, वैसे भी नहीं, गूगल पे भी नहीं मिल रहा है। तो प्रत्युष बेसिकली क्या है बच्चे, एक क्रेडिट कार्ड के आकार का बहुत छोटा सा कंप्यूटर है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट है बेंगलुरु में, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। अब इतने छोटे से कंप्यूटर का हम क्या करेंगे, क्या इसका फायदा होगा, कहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह विशेष उपकरण है जिसे कि चंद्रमा आधारित रेडियोमीटर मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में उत्पन्न हुए 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाना है और उसका अध्ययन करना है। ये सिग्नल उस समय के हैं जब ब्रह्मांड में पहले तारे या फिर आकाश गंगाएं बन रही थी, ठीक है। तो ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी उस समय जो हाइड्रोजन सिग्नल निकला होगा 21 सेंटीमीटर का, उसका पता लगाने के लिए हमने बनाया है एक क्रेडिट कार्ड के आकार का कंप्यूटर, ठीक है। और ये बच्चे आपका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, तो ये है आपका चंद्रमा आधारित, ठीक है, चंद्रमा आधारित रेडियोमीटर मिशन। याद रखना बच्चे ये भारत का ही है, ये आपका रेडियोमीटर मिशन है, ठीक है। ये आपका मून बेस है, लूनर बेस है, ये पृथ्वी पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है आपकी जो रेडियो वेव्स है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे आपस में जो है मिक्स हो जाती है, इसलिए उसकी स्टडी अच्छी नहीं होती। इसलिए जो है हम चंद्रमा बेस जो है रेडियोमीटर मिशन हम चला रहे हैं, तो उसके लिए जो है इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात की है क्या, तो ये आपका क्रेडिट कार्ड के आकार का बहुत छोटा सा कंप्यूटर है, ठीक है। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका सक्सेसफुली दिखाया गया। उसके बाद ये बनाया किसने है, तो इसे बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये आपका बेंगलुरु पे, ठीक है। तो प्रत्युष को भी याद रखना बच्चे, अभी हमने लुपिक्स पढ़ा, अभी जो है आपका प्रत्युष है, ठीक है। आज की खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। अच्छा, अगली जो न्यूज है ये खबर भी है और थोड़ा सा रिलीफ भी है। आपको पता है जीएसटी की जो जीएसटी काउंसिल होती है ना, उनकी अभी दिल्ली में 56 नंबर की मीटिंग हुई, ठीक है। मीटिंग के बाद में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के हेड होती हैं, मीटिंग को हमेशा लीड करती हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई जिससे कि जो आम नागरिक है फिर मिडिल क्लास है उनमें जो है आपकी खुशी की लहर दौड़ गई। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारी चीजों पे जीएसटी कम कर दिया है और जो रेट कम किए गए हैं वो अभी नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे इसी महीने की 22 तारीख से, है ना। तो 22 तारीख से जो है आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और क्या क्या चीजें सस्ती होंगी इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे ये आपकी मीटिंग हुई है ना। उसके बाद तो बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन कम से कम दिवाली आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या क्या कम हुआ है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, इन्होंने कहा है मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18%
ये 12% से घटा करके 5% कर दी गई है। और ऐसा सब चीजों के लिए हुआ है क्या? नहीं। देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है कितनी सस्ती हुई हैं या फिर उनका जो जीएसटी है वो कितना कम किया गया है। तो सबसे पहले बच्चे आपका आता है, मंत्री महोदय ने कहा है कि एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, सभी प्रकार के टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कार, मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब 28% से घटा करके 18% कर लिया है। तो मतलब पहले जो 28 था वो अब 18 हो गया है। ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा है श्रम प्रधान उद्योगों ने मजबूत समर्थन दिया है। हाँ, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, ये जो आपके एक एक शब्द के जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृषि उपकरण पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया है। ठीक है, 5% के स्लैब में चला गया है आपका कृषि उपकरण। उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद खाने पीने की चीजें, चलिए ये तो नहीं पूछा जाएगा आपका। हाँ, जो ये जैसा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध है, छेना है, पनीर है, ये सारे के सारे जीरो हो गए हैं बच्चे। पहले इन पे 5% था, ये जो है आपका जीरो हो गया है। ठीक है, बाकी जो आपके नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, ये सब कुछ जो है आपका 5% पे आ गया, पहले आपका 18% पे था। ठीक है, तो ये जो है आपका हुआ है। दूध वूध याद रखना बच्चे, दूध, पनीर, छेना, ये जो है आपका 0% पे आ गया है। अच्छा, उसके अलावा आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोटिव सेक्टर। तो ये जो आपका ऑटोमोटिव सेक्टर है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो रिड्यूस फ्रॉम 28% टू 18%, और स्मॉल कार, छोटी कारों पे जो है 18% कर दिया है ना। मोटरसाइकिल जो है आपकी ये 350 सीसी से जो ज्यादा है वो भी आपके 18% में आ गई है। ठीक है, बसेस पे जो जीएसटी है वो भी आपका 18% हो गया है। तो लगभग मतलब आपको ये याद रखना है कि जो आपका ऑटोमोटिव सेक्टर की ज्यादातर चीजें हैं वो आपके 18% में आ गई हैं, है ना। 3 व्हीलर्स जो है आपके, ये भी आपके 18% में आ गए हैं। उसके बाद में हेल्थ रिलेटेड जो आइटम्स है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत महंगी हो गई थी दवाइयां, इस हेल्थ सेक्टर की चीजें। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे जीएसटी ऑन 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन रिड्यूस फ्रॉम 12 टू 0%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 33 ऐसी दवाइयां, लाइफ सेविंग दवाइयां, इस पे पहले 12% का जीएसटी था, अभी 0% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये आपकी 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। उसके बाद में आपका 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेयर डिजीज एंड अदर सर्विस क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, तो कैंसर जैसी जो आपकी जानलेवा बीमारियां होती हैं, इन पे भी जो 3 दवाइयां हैं ऐसी जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो भी 0% के स्लैब में आ गई हैं। ठीक है, जीएसटी रिड्यूस फ्रॉम 12 टू 5% और नंबर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, है ना। तो अधिकतर दवाइयों में जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है, ये तो बच्चे 33 तो वो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर भारतीय खाता ही होगा उनको हर महीने कहीं ना कहीं, है ना। तो ये जो है आपकी वो वाली दवाइयां हैं 0% में आ गई हैं। जो आपकी कैंसर के लिए या फिर इस तरीके की जो क्रॉनिकल डिजीज होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होने वाली जो आपकी दवाइयां हैं 3 हैं, उसको भी आपका 0% में ले आए हैं। और बाकी जो आपकी दवाइयां थी जिसमें 12% का जीएसटी लग रहा था, वो आपकी 5% में आ गई हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद चलिए इतना ही हमें पढ़ना है। उसके बाद बच्चे इन्होंने ये कहा है कि अभी अधिकतर आप लोग देखें, अभी अधिकतर आप लोग देखें, ये तो आपका 5 है, 5%। ठीक है, ये तो आपका 18% है ना। तो मतलब धीरे धीरे ऐसा कहा जा रहा है, जो जीएसटी काउंसिल है, इन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो ये जीएसटी के स्लैब्स हैं इनको हम सिर्फ 2 टियर करेंगे, है ना। ये 5 हो गए तो 12 होगा, है ना। जो 2 टियर की तरफ जो है धीरे धीरे इनके डिसीजन आ रहे हैं, 18, 28 से ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अति विलासिता वाले, जिन्हें कहते हैं सुपर लग्जरी, सुपर लग्जरी से रिलेटेड जो आपके आइटम्स होंगे, जो भी सर्विसेज होंगे, उन पे 40% कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कभी होगा, अभी तो नहीं हुआ है फिलहाल, है ना। तो उस पर वजह आपका ये है कि जो अति विलासिता वाले जो आपके टैक्सेस हैं, अति विलासिता वाले, सुपर लग्जरी वाली जो आपकी चीजें हैं, है ना, या फिर ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको नुकसान हो रहा है, उन पे जो है आपका जीएसटी बढ़ा करके 40% तक किया जा सकता है ना। वो 40% हो जाएगा, और बाकी सारी चीजों पे तो 5 रहेगा, तो 12 रहेगा, जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी वाली चीजें हैं, है ना, और जरूरी भी है, और वो पॉजिटिवली हमारे लिए नेसेसरी है ना। ये खाने पीने की चीजें, है ना। अब खाने पीने की चीजों में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, मतलब आप 5 स्टार होटल में जाकर के अगर पिज्जा खा रहे हैं, है ना, तो पिज्जा तो पहले ही आपका हेल्थ बेनिफिट नहीं देता है। दूसरा जो है आपको 5 स्टार में बैठ करके आपको पिज्जा खाना है, तो वो क्या हो गया, सुपर लग्जरी हो गया, है ना। तो सुपर लग्जरी वाली चीजों पे जो है 40% करने के लिए उन्होंने कहा है, और उससे जो है आपका अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है फिलहाल। इतना याद रखना है कि ये जो है आपका कहाँ कहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने स्पेन के ग्रैंड मास्टर एलन पिचोड को हरा करके फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, प्रणव वेंकटेश का नाम याद रखना है। आपको पूछा जाएगा ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या जीता है,
इन्होंने जो है आपका फुजीरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है राजित पुन्हानी। ठीक है, इनको जो है आपका आधिकारिक तौर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, तो आज की जो खबरें रही बच्चे आपकी GST वाली न्यूज थोड़ी सी बड़ी रही है ना, दोबारा से जो है उसे आप सेशन में देख लेना या फिर PDF में देख लेना, क्योंकि सारी तो आपको याद नहीं होंगे ना। ये दो जो है ना बच्चे, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस तरीके से है। सबके मैंने आपको बता दिए। ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया आपका, और दूसरा आपका हेल्थ रिलेटेड जो आइटम्स है ना, दवाइयों को खास करके याद रखना कि इसमें जो है आपका, और लगभग आप लोग देखें अगर तो लगभग जो है सारे के सारे या तो वो 0% हो गए हैं, है ना, या तो जो है आपका वो 18% 12% ऐसे पे है। ठीक है, तो अभी जो है आपके सिलेबस जो सिलेबस है वो तो खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये याद रखना। और बाकी नई दिल्ली में बच्चे ये बैठक होती है GST काउंसिल की, इस बार जो है आपकी 56 नंबर की हुई है। इसे हेड किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, बाकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दो न्यूज मैंने आपको बताई ना, दोनों को याद रखना बच्चे, है ना, 3 न्यूज बताई वैसे। प्रत्यूष आपको याद रखना है, आपको दूसरा जो है ये लुपेक्स के बारे में आपको याद रखना है, और सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, ये साइंस एंड टेक की, ये हो गया आपका विक्रम 32। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।